खड़गे साहब ऐसा क्यों बोले? वो भी जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसकी गूंज कहीं नहीं जाएगी, और जो वो कह रहे हैं ऐसा संभव भी नहीं है, इस सरकार में तो संभव नहीं। जब संघ के ही स्वयंसेवक भारत की निर्वाचन की प्रक्रिया के से गुजर कर देश के शीर्ष पदों पर बैठे हैं, जनता के जनादेश से बैठे हैं, संघ के स्वयंसेवक किसी की कृपा से नहीं बैठे, वो भारत की महान जनता के वोट से बैठे हैं, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो। तो ऐसे में ये कहना अपने में विचित्र है। मैं खैर मेहमानों साहब का परिचय कराएं। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संजय सिंह जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। पवन विजय जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, पवन जी का बहुत स्वागत। पवन जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जब देश लगभग गणतंत्र दिवस जैसा भव्य और विशाल एक कार्यक्रम देख रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस उसको नाम दिया गया है, उस अवसर का उपयोग कांग्रेस ने इसलिए क्यों किया कि आरएसएस पर बैन लगा दो और इसके लिए अपने अध्यक्ष को उतारा? इसके पीछे, क्योंकि ये तो अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं, कांग्रेस भी जानती है ऐसा संभव नहीं, और संभव तो तब भी नहीं हुआ जब कांग्रेस ने लगाया 4 दफे और चारों दफे कोर्ट से रिवोक हो गया। सरकार की अधिसूचना कभी टिक नहीं पाई अदालत में। लेकिन फिर भी अब जब सरकार भी आपकी नहीं है, तब ऐसी मांग का इसके पीछे क्या खेल दिख रहा है? पवन विजय जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे को मुझे लगता है कि उनको सीताराम केसरी जी याद आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान वो स्वयं में नहीं दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी सलाहकार हैं उनको लिख करके कोई स्क्रिप्ट देते हैं कि आपको इस तरीके की बात करनी है। क्योंकि खड़गे जी इतने समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, 19(1)(c) के अंतर्गत संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो हम केवल संदेह के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, केवल मौखिक ऐसे कहने के आधार पर किसी भी संगठन पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। रही बात कि कानून व्यवस्था के आधार पर अगर हम मान भी लें कि कानून व्यवस्था के आधार पर किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, तो ये प्रतिबंध सबसे पहले कांग्रेस पर लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए। असम का दंगा हुआ, भागलपुर का दंगा हुआ, 1969 में गुजरात का दंगा हुआ, 1984 में पंजाब में जो हत्याकांड हुआ जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। तो इन सब दंगों का अगर जिम्मेदार कोई संगठन है तो वो कांग्रेस है। तो इस मुताबिक जो तर्क ये दे रहे हैं खड़गे जी, तो उसके मुताबिक तो कांग्रेस को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल जो सरदार पटेल को आज जो सम्मान मिल रहा है, अभी मैं आपका जो वक्तव्य वो सुन रहा था कि 4 दशक उनको लग गए भारत रत्न सम्मान देने में, तो जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान, कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है कि वो सम्मान देने का अधिकारी कांग्रेस थी, लेकिन उस सम्मान को कोई दूसरी पार्टी दे रही है। ये कांग्रेस के हित में है कि वो इस बात को स्वीकार कर लें कि सरदार पटेल केवल एक पार्टी के नहीं है, केवल एक दल के नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण भारत के हैं। उन्होंने भारत का एकीकरण किया है और उन्हीं के इस कार्यों की वजह से उनके जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो कांग्रेस कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो सलाहकार हैं वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, और ये जो वामपंथी विचारधारा है ये भारत को एक नहीं होने देना चाहती है। तो वह कम से कम इस तरीके के जो स्क्रिप्ट है वो सामने ले आती है और किसी एक क्रेडिबल व्यक्ति के सहारे उस विमर्श को आगे बढ़ाती है, ताकि किसी एक व्यक्ति के नाम पर पूरा भारत इकट्ठा न हो पाए, एक न हो पाए। ठीक पवन जी। अशोक यादव जी, 6 दिसंबर 1992 के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाया नरसिंह राव की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, कहा आधार नहीं। उससे पहले 3 बार लगा, अदालतों ने खारिज कर दिया। और लेटेस्ट ये आपसे सवाल इसलिए बनना चूंकि अखिलेश जी भी उस बहस में कूद पड़े कि हाँ हमने चैट जीटीपी से पूछ लिया, लगना चाहिए प्रतिबंध। अब चैट जीटीपी ही बताएगी किस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर,
जिस राज्य से खड़गे जी आते हैं उस राज्य की सरकार ने संघ की शाखाओं पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की, एक आदेश निकाला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस आदेश को न केवल निरस्त किया बल्कि जम के खरी खोटी भी सुनाई सिद्धरामैया सरकार को। अशोक जी, तो ये तो अभी 4 दिन की बात है, 4 दिन पहले की बात है, पुरानी बात ज्यादा नहीं कि पटेल के गांधी जी की हत्या के समय बैन लगा था ना, ये तो 4 दिन की बात है। जिस घर में खड़गे जी आते हैं जहां से, वहीं का ये मसला था। अदालत ने कहा आप सिरफिरी हो गई सरकार, क्या कैसे रोक सकती है शाखा लगने से? और फिर कर्नाटक की सरकार ने अपने पांव वापस खींच लिए। अब वही कर्नाटक से आने वाले खड़गे जी कह रहे पूरे देश में बैन लगा दो। अशोक जी, 8 बजे का टाइम मत देना। अमिताभ जी, जहां तक मुझे जानकारी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने उस आदेश पर स्टे किया था। अभी तो सरकार के पास तमाम विकल्प हैं, खुले हुए विकल्प हैं, आप ऊपरी अदालतों में भी जा सकते हैं। अच्छा, सवाल संघ को लेकर के है और संघ की प्रासंगिकता को लेकर के है और संघ के ऊपर बैन लगाने को लेकर के। आप अगर देखेंगे 27 सितंबर 1925 जब से संघ की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक संघ का ऐसा कोई कार्य नहीं कोई बता पाएगा जो इतिहास में उल्लेखित हो कि संघ ने राष्ट्र के लिए फला फला काम किया है। संघ ने अथक परिश्रम किया है, संघ ने बहुत काम किया है, लेकिन सिर्फ संघ के लिए काम किया है। संघ के संगठनों को मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए, संघ की विचारधारा जो अलगाववादी और हिंदू मुस्लिम की नफरती विचारधारा, उनकी मूल आइडियोलॉजी जिसपे संघ की स्थापना हुई, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने काम किया है। आप इतिहास में देखेंगे तो 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन का संघ ने बहिष्कार किया। आप देखिए 1940 के दशक में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था देश में, तब संघ क्या करे थे? तब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, मैं नहीं बोल रहा हूं, तब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के संघ ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में सरकार बना रही थी। और तो आप बस 10 सेकंड जी, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 2002 तक संघ ने तिरंगे का भी बहिष्कार किया, अपने मुख्यालय पर नहीं लगने दिया तिरंगा। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि संघ जो है देश के लिए समर्पित संगठन है? और पटेल साहब ने संघ के लिए क्या कहा था जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था? पटेल साहब ने भी कहा था, जिस पटेल जी की आज जयंती भाजपा वाले मना रहे हैं जोर शोर में, उसी पटेल साहब ने कहा था कि मतलब जहरीला माहौल पैदा करती है, देश विरोधी संगठन है और ठीक है, प्रभावित होकर के गांधी जी की हत्या हुई है। ये सब बातें पटेल साहब ने कहा। ठीक, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाले, नैनो पार्टिकल हैं हम लोग। तो मैं 4 लोगों को सामने रखूंगा जो हमसे और अशोक जी से, पवन से, मुन्ना खान से, संजय सिंह से सबसे बहुत ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा समझदार और गंभीर लोग थे इस देश के लोकमानस के। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया 68 के समय के, क्या जिनका ताबीज समाजवादी पार्टी पहनती है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि लोहिया जी से लेना देना कितना है, लेकिन उनका ताबीज तो है कम से कम। 68 के लोहिया, इन सबके वक्तव्य मेरे कंठ से ना सुनो, गूगल करना, मिल जाएंगे। ठीक, क्या इनसे ज्यादा समझदार कोई पैदा हो गया जिसको लोकमानस की इनसे ज्यादा समझ है? गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश, इनसे ज्यादा समझदार हम लोग हो गए। और एक बात कही जाती है कि अपने लिए काम किया। मैं भी उस बहस में नहीं जाऊंगा कि अपने लिए क्या होता है और दूसरे के लिए। तो भैया ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने दूसरी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया? नहीं ना, सब अपनी ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो अपने घर को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं, पार्टी भी तक भी नहीं गए। इसलिए ये विषय है। लेकिन खैर, मुन्ना साहब के पास में जाऊंगा तो एक दूसरा सवाल लेके जाऊंगा। मुन्ना खान साहब, 2 बड़े चेहरे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के, जिसमें एक चेहरा महात्मा गांधी से छोटा तो कहीं नहीं, बराबर कह ले, बड़ा कह ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि भारत में उतनी बड़ी आबादी किसी की पूजा नहीं करती, किसी की नहीं, जो हैसियत अंबेडकर साहब को हासिल है वो
और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेहरू से कुछ लोग कहते बड़े थे, कुछ लोग कहते बराबर, नेहरू से छोटे थे, ये तो कोई नहीं कहता, ठीक, कोई नहीं कहता, अनपढ़ भी नहीं कहता। इन दोनों को भारत रत्न मिलने में इतने दशक लग गए और तब मिले जब गांधी नेहरू परिवार में, मेरे शब्द सुनिएगा, गांधी नेहरू परिवार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर हुआ, तब जाके इनको भारत रत्न मिला। विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसने बाबा साहब को दिया, और नरसिंह राव की सरकार जब आई गांधी परिवार से लड़कर, तिवारी कांग्रेस का संकट झेलकर जब राव साहब आए, क्योंकि सोनिया जी के लॉयलिस्ट तो तिवारी कांग्रेस में चले गए थे, तब नरसिंह राव ने के समय में वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला। ये राजीव गांधी से भी छोटे नेता थे वल्लभ भाई पटेल। मुन्ना खान साहब, आपकी बात पूरी हो गई अमिताभ जी? जी, या अंबेडकर राजीव गांधी से छोटे थे, इंदिरा गांधी से छोटे थे? जी, अब मैं जवाब दे दूं? जी 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 जी, इसीलिए बुलाया जी। देखिए, जो आज का आपका मुद्दा है वो आरएसएस के बैंड पे मुद्दा है और आरएसएस की विचारधारा पे मुद्दा है और आरएसएस के कथनी और करनी के ऊपर आज डिबेट है आपकी। कौन बड़े थे कौन छोटे थे, ये समय या यथा स्थितिवश इन बातों पे नहीं है कि नेहरू बड़े थे या अंबेडकर छोटे थे। आज इन मुद्दों पे है ही नहीं। आज सवाल ये है कि आरएसएस पे आपने रखा है डिबेट, तो मैं आरएसएस की पूरी परिभाषा के साथ मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक भी संतुष्ट रहें, तो मैं 5 मिनट समय चाहूंगा, मैं बोल लूं। देखिए, आरएसएस पे जिस तरीके से आज खड़गे साहब ने बयान दिया कि बैन होना चाहिए जी, तो खड़गे साहब पहले व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कई लंबी लाइनें हैं जो देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा, देश के गृह मंत्री ने कहा। अगर मैं शुरुआत करूं जिस सरदार पटेल की बातों को लेकर के आज लोग, बीजेपी के लोग आज खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो सरदार पटेल ने ही पहली बार कहा था कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। और आपने कहा कि आरएसएस पे बैन क्यों लगना चाहिए? आरएसएस पे बैन इसलिए लगना चाहिए क्योंकि आरएसएस की ही विचारधारा ने देश के महात्मा गांधी को मारने का काम किया। वो आरएसएस की विचारधारा थी। 164 दंगे देश में हुए, जो भीषण दंगे, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस इन्वॉल्व था। चाहे मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे भागलपुर के दंगे हो, चाहे मुजफ्फरपुर के दंगे हो, सहरसा के हो, सुपौल के हो, दरभंगा के हो, चाहे बंगाल के दंगे हो, जिसमें खुद महात्मा गांधी जी को आकर के कहना पड़ा कि आप लोग ये दंगा बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में हिंदू मुस्लिम जब तक एक समाज गंगा जमुनी तहजीब के साथ नहीं रहेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकता। आज उन मुद्दों को हटा करके, अच्छा एक बात बताइए, अंबेडकर को क्यों नहीं सम्मान दिया गया? एक बात बताइए, फिर सरदार पटेल को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो गई? भाई, जब देश आजाद हुआ तो नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश अंग्रेजों के हाथों से लिया गया। उससे में स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, कंस्ट्रक्शन को सुधारने की बात थी, ठीक है, युवाओं को रोजगार को देने की बात थी, भुखमरी दूर करने की बात थी। जब पहले भारत रत्न बटना जरूरी था। जी ठीक है, ठीक है मुन्ना भाई, आपने अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। ठीक है मुन्ना भाई जी, आपने अच्छी बात कही और तर्कपूर्ण बातें कही। संजय सिंह, आ रहा हूं आपके पास, 2-1 बातें मैं कह दूं। मुन्ना भाई मेरे मित्र हैं, फिर भी उनकी बात से मैं सहमत हूं। देश बनाना था, भुखमरी हटानी थी, उद्योग धंधे लगाने थे, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी पंडित जी की सरकार ने पंडित जी को भारत रत्न दे दिया। नेहरू जी ने खुद को खुद नॉमिनेट कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इंदिरा जी ने यही काम अपने लिए कर दिया। भुखमरी मिटा रहे थे देश की, लेकिन भुखमरी तो तब मिटेगी जब हमें भारत रत्न मिलेगा। बोले अंबेडकर को, बोले आज टाइम है, ये टाइम है अंबेडकर भारत रत्न की चर्चा करने का। बोले राजीव गांधी को क्यों दे दिया? अरे बोले राजीव जी की बात अलग है, अब अंबेडकर राजीव जी की बराबरी करेंगे। गजब बात करते हो। कितना प्रणाम किया जाए और कैसे प्रणाम किया जाए प्रभु? खुद भारत रत्न अपने गले में डाल रहे हो तो भारत में उद्योग धंधा बढ़ रहा है, और पूछ ले अंबेडकर को क्यों नहीं दिया तो बोले उद्योग धंधा कम कराना चाहते हो। गजब बात है यार। और गांधी जी की हत्या पर आयोग बना
और गांधी जी की हत्या पर अदालत का फैसला भी आया। उन फाइलों को पढ़िए, ठीक, फाइलें उपलब्ध हैं, उन फाइलों को पढ़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नाथूराम दोनों एक रूप हैं क्या? नहीं, उत्तर है नहीं, कागजों में लिखा है, ठीक। आप पढ़ना नहीं चाहते, आपकी बात। और दूसरी बात कह के मैं संजय सिंह के पास आऊंगा। मेरी अपनी धारणा हमेशा से रही, जनादेश से बड़ा कोई पवित्र शब्द नहीं लोकतंत्र में। भारत के जनादेश से संघ के स्वयंसेवक देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर है भाई। और कोई भी आदमी आएगा और कह देगा कि नहीं नहीं सबको बंद कर दो। कुर्बान को बोला ना, बोले कौन, किनको? बोले जिनको 2%, 4%, 5% वोट मिल रहा, इनको देश की कमान दे दो। क्यों? क्यों भाई, ऐसा होगा क्या? बोले जिसको देश ने वोट दिया उसको बाहर कर दो। बोले क्यों? बोले सेकुलर नहीं है। बोले आपको कितना वोट मिला? बोले हमको 5% वोट मिला। बोले हमको प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों? बोले हमने अपना सर्टिफिकेट खुद ही प्रिंट से डाउनलोड किया सेकुलर का। ना बाबा ना, जनता आपको उस लायक समझेगी तो बैठाएगी, जब तक समझा तब तक बैठाए। खैर संजय सिंह जी, मसला फिर वहीं आ गया कि आज संघ का कोई विषय नहीं था, वल्लभ भाई पटेल की जयंती का उत्सव था, उल्लास था। यह भारत के लिए गर्व की बात है। और एक नई बात कहता हूं, ये गूगल में अभी नहीं मिलेगी। भारत को 2 स्तरों पर 2 महान आत्माओं ने एकीकृत किया। भारत को संस्कृति और अध्यात्म के स्तर पर आदि शंकराचार्य ने एकजुट किया और राजनीतिक स्तर पर वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए दोनों के लिए हमारा माथा झुकता है, झुकना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक धार्मिक चेतना के एकीकरण के सूत्रधार आदि शंकराचार्य, भगवतपाद, और भारत की राजनीतिक एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों से बड़ा कौन? इन दोनों से बड़ा कौन भाई? नहीं तो टुकड़ों टुकड़ों देश मिलता। इधर का नवाब अलग हुक्का पी रहा, उधर का नवाब अलग डांस कर रहा, पैरों में घुंघरू बांध के लखनऊ वाले भी नाच रहे होते और भोपाल वाले अलग रासलीला कर रहे होते। नवाब, ये भारत मिला है तो वल्लभ भाई के लिए मिला। उन वल्लभ भाई पटेल के उस पर संजय जी ये आरएसएस की बात क्यों छेड़ी गई? जबकि छेड़ने वाले विद्वान लोग हैं और वो जानते हैं कि किसी भी संगठन पर कोई भी सरकार प्रतिबंध तो लगा सकती है। कांग्रेस ने ऐसा 4 बार किया, लेकिन प्रतिबंध अदालत में जाएगा और वहां अगर अदालत ने सरकार के कंटाप लगा दिया तो फिर तो प्रतिबंध हट जाता है। वो विषय जो हो नहीं सकता, जिसकी कोई संभावना नहीं, क्यों उठाया गया? इसके पीछे क्या डिजाइन है? संजय सिंह जी, पहले तो आपको प्रणाम और सभी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। मुझे इस वैचारिक डिबेट में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत गंभीर डिबेट है अग्निहोत्री जी भाई साहब। बहुत बातें आई हैं और कहां से मैं शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सरदार पटेल जी की आज जयंती है तो उस पर निश्चित रूप से सरदार पटेल और संघ के संबंधों को लेकर ही डिबेट है। तो मैं अपने मित्रों को एक बात बता देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो भारत रत्न की बात आ रही है, जिन सरदार पटेल को कांग्रेस ने चुना था प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका प्रधानमंत्री पद छीन लिया गया। उनको उस जैसे महान व्यक्तित्व को कांग्रेस कैसे भारत रत्न दे सकती थी, ये बहुत बड़ा सवाल आज भी है। दूसरी बात, जब संघ की बात आती है तो हमारे चाहे कांग्रेसी मित्र हो, सपा हो, और अभी हमें अशोक यादव जी का भी मैं जवाब देना चाहूंगा बाद में। चैट जीटीपी का बड़ा प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो अशोक जी और मुन्ना खान साहब, आपकी जानकारी के लिए आप देखिए, पानी पी पी के गाली दीजिए, क्योंकि आपका सनातन धर्म से शाश्वत विरोध है। आप सनातन संस्कृति को आमादा करने पर तुले हुए हैं। तो संघ का तो मेन काम अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर है, तो स्वाभाविक रूप से आपका जहर उनके प्रति, संघ के प्रति आएगा। खड़गे जी ने कहा सांप जैसा, और हम मानते हैं कि कांग्रेस सांप से भी ज्यादा विषैली पार्टी है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी भाई साहब, 17 अक्टूबर 1947 को
जब कश्मीर का विषय इतना गंभीर हो चुका था, विलय का मामला था, तो महाराजा हरि सिंह जी को भेजा था समझाने के लिए सरदार पटेल जी ने गुरु गोलवलकर जी गुरु जी को, और विशेष जहाज से भेजा था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखी है किताब सोनिया गांधी जी की जो एडवाइजरी काउंसिल थी, उसके जो सीनियर आईएएस अधिकारी थे, सदस्य थे अरुण भटनागर, उनकी बुक है इंडिया शेडिंग द पास्ट। उसमें उन्होंने लिखा है कि सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर जी को कश्मीर भेजा था, और 19 तारीख को जब वो कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिले, उन्होंने समझाया कि आप विलय कर लीजिए, अगर आप विलय नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मुसलमानों को भड़का के आपको जीना हराम कर देगा। ये बात महाराजा हरि सिंह जी के समझ में आ गई थी। उन्होंने लौट के दिल्ली आके सरदार पटेल जी को बताया कि महाराजा हरि सिंह जी तैयार हैं, लेकिन नेहरू और शेख अब्दुल्ला की साजिशें चल रही थी। वो बड़ा लंबा विषय है, उसमें हजारों हिंदू मारे गए। वो किसी दिन अगर आप डिबेट करेंगे, मुझे बुलाएंगे तो मैं उसका भी खुलासा करूंगा। तो सबसे पहले प्रिय मित्रों, सनातन के विरोधियों, आपको मैं बता दूं, गुरु गोलवलकर जी दूसरे हमारे सरसंघचालक थे, उनको सरदार पटेल जी ने कश्मीर श्रीनगर भेजा था। और बहुत से ऐसे विषय हैं। हमारे एक मित्र कह रहे हैं कि 1923 में असहयोग आंदोलन, आपके नेता चैट जीटीपी का उपयोग करते हैं। किताब तो आप लोग पढ़ते नहीं है। आपको अशोक यादव जी, आपको मैं अच्छा प्रवक्ता समझता हूं, सपा में शालीन प्रवक्ता और पढ़ा लिखा। आपको शायद मालूम नहीं है कि 1923 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो संघ था ही नहीं। संघ की स्थापना 1925 में हुई, और आज आपके चैनल के दो बड़े उस पर मैं बताना चाहता हूं संघ की स्थापना हुई क्यों थी। बाद में उंगली उठाइएगा, उंगलियां आप पे उठेंगी। खिलाफत आंदोलन पे महात्मा गांधी ने जिस तरह से मुसलमानों को साथ दिया था, जिन्ना ने, अंबेडकर ने, सबने मना किया था, मोतीलाल नेहरू ने मना किया था कि महात्मा गांधी जी ये काम मत करिए, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की हवा दे रहे हैं, जहर बोने वाले हैं। लेकिन उसके चलते मोपला विद्रोह हुआ, हिंदुओं को बहुत बड़ा धक्का लगा था, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय विचार किया गया। गांधी जी से जो उम्मीद थी हिंदुओं को, वो बहुत बड़ा धोखा लगा। उसके बाद 1925 में संघ बना है। 1900 मुद्दा खा बेचैन हुई है। और दूसरी बात सुनिए, आप लोग बड़ी बकवास करते हैं। आप बरेलवी पे कभी उंगली नहीं उठाते, जिन्होंने देश बांटा। आपकी बरेलवी जमात, आपकी देवबंदी, आधे देवबंदी यहाँ रह गए, आधे देवबंदी पाकिस्तान चले गए। आप कभी नहीं आवाज उठाते। संघ जो भारत की संस्कृति राष्ट्र के लिए काम करता है, क्योंकि संघ सनातन संस्कृति के लिए काम करता है। आपका हम बैर जानते हैं और उसको हम सब जानते हैं, लेकिन कभी बरेलवियों के बारे में आप नहीं बताओगे कि जिन्होंने जिन्ना की पालकी उठा रखी थी, और देवबंदियों के बारे में नहीं बताओगे। अशरफ थानवी जैसे नेता, शहाबुद्दीन जैसे, जो आधे पाकिस्तान चले गए, आधे यहाँ रह गए। देखिए, देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी, विश्वासघात आप लोगों ने किया है। और कांग्रेस एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस की बेचैनी यही है कि कांग्रेस के पाप बाहर निकल के आ रहे हैं। जनता कांग्रेस को जान रही है। अब कांग्रेस वही काम कर रही है जो आजादी से पहले गांधी जी ने किया था, मुस्लिम तुष्टीकरण का काम। वही पाप करने जा रही है कांग्रेस। आप देखिए, आपका कोई भविष्य रह नहीं गया है। आप अपना नाम मुस्लिम लीग रख लीजिए, मुस्लिम लीग। अब आप लोग खत्म हो चुके हैं, आप मुसलमानों की पार्टी है। हिंदुओं को तो समाप्त करने का वादा है। तो ये देखिए, अभिनव जी भाई साहब, ये खड़गे साहब पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं हिंदू विरोध का। बीजेपी का प्रवक्ता नेता या अरे क्यों बकवास कर रहे हैं भाई, क्यों बौखला रहे हैं आप, क्यों बौखला रहे हैं? मैं सुन ही नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गुनाहगार आप लोग, देश को बर्बाद आप लोगों ने किया। मुन्ना खान, मेरी भारत माँ को आप लोगों ने बांटा है, इस्लाम ने बांटा है, मेरी माँ भारती के टुकड़े आप लोगों ने किए हैं। इस अखंड भारत को तोड़ने वाले आप लोग हो। इस भारत के जो विश्व गुरु का दर्जा था उसको छीनने वाले आप लोगों को, भारत को बर्बाद करने वाले आप लोगों को, और आज हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म की शक्ति देखिए, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और जिसके लिए आप लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वो भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। ये है सनातन की संस्कृति। जो कहोगे वो मैं करूंगा।
बाद में इनके गोलबल क्या करेंगे आप? 60 रुपया प्रति महीने पे पेंशन अरे पे भाई करने का तुम्हारी काम इनके प्रमुख मैडम, आपकी गोलवलकर मम्मी RSS के प्रमुख ने के किया। जो एडवाइजर थे उस कमेटी में थे, अरुण भटनागर, अरे कुछ पढ़ लिख के आया करो महाराज, और ये बकवास करने बैठ जाते हो। उस टाइम के अरुण गृह भटनागर मंत्री की किताब है सरदार जिसको मैं वल्लभ भाई ठीक, उल्लेख कर रहा हूँ। अभी दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय जी को भी और मुन्ना खान साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक है मुन्ना भाई रुक जाओ। दो तीन चीजें तथ्य हमको साफ समझ लेने चाहिए। हमारे चिल्लाने बिल्लाने से तथ्य नहीं बदलता भाई। देखो चाहे हम कितना चिल्लाए, घर के नीचे अंदर बैठ चिल्लाए, छत पे जाके चिल्लाए, और चाहे छत से कूद पड़े चिल्लाते चिल्लाते, तथ्य तो तथ्य रहेगा। अगर जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री रहेंगे, किसी कहने से तो बदलेंगे नहीं। वैसे ही एक सवाल उठता है कि कोई जेल गया, अब व्हाट्सएप ने और बेड़ा गर्क कर दिया, नरक कर दिया है, पढ़ने लिखने का छूट ही गया, वो जीटीपी और मेटा और सेटा से काम चल रहा सबका। अब उनकी भी अपनी क्षमता है। अंग्रेजों ने हेगडेवार को 2 बार जेल भेजा, केशव वलीराम हेगडेवार। हमेशा के लिए लिख लेना अपने मस्तिष्क में, ताकि फिर कभी किसी बौद्धिक बहस में यह ना कहो कि कौन जेल गया, नाम बताओ, बता दिया नाम। अंग्रेजी बरतानिया हुकूमत ने भारत में अपने कार्यकाल में केशव वलीराम हेगडेवार को 2 बार जेल भेजा। एक तो ये अध्याय खत्म हुआ। दूसरी बात कही गई कि 200 दंगे या 600 दंगे हुए, उसमें आरएसएस वालों का ही योगदान था। अच्छा सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस वाले कंचे खेल रहे थे। आप कंचे खेल रहे थे कि लूडो खेल रहे थे, कि दंगे पे दंगे करते जा रहे थे और आप कंचे में व्यस्त थे? ये तो आप पर आक्षेप है मित्र, जो सरकार में रहे। और तीसरी बात, आपने कभी इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी जो कहने जा रहा हूं। क्यों नहीं चर्चा हुई अशोक जी? बड़ी गंभीर बात है। 1937 में अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल एक यात्रा रोड शो टाइप का कर रहे थे। 37 में एक मस्जिद के सामने से इनका काफिला गुजरा। वहां से मस्जिद से लोग निकले चाकू और तलवार लेके, और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को निशाना बनाया। लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को यूं पिरामिड की तरह से घेर लिया। 8 लोग मारे गए, वल्लभ भाई पटेल के साथ चलने वाले 8 मारे गए। तब उनके प्राण रक्षा हुई। बाद में मुकदमा चला, 51 लोग सजा हुई उनकी। ये घटना कभी चर्चा में आई नहीं ना? आनी चाहिए ना? क्या कारण था कि मस्जिद से लोग निकले वल्लभ भाई पटेल का कत्ल करने के लिए तलवार लेकर? कोई तो कारण रहा होगा। उस वक्त तो आरएसएस तो नहीं मस्जिद से निकली थी। और किनको सजा हुई आप कहेंगे मैं उनके नाम भेज दूंगा। कोई भ्रम नहीं है पहचान को लेकर, सबकी शिनाख्त है। कौन लोग थे, किस धर्म के लोग थे, किस मजहब के लोग थे, क्यों आए थे, क्या समस्या थी वल्लभ भाई पटेल से 37 में? 47 में तो समस्या मान भी सकता हूं कि उनने अच्छे अच्छे नवाबों को मुर्गा बना दिया, दे कंटाप सब सीधे कर दिए। 37 में क्या समस्या थी? वो समस्या ही मैं ढूंढ रहा हूं। मेरी दृष्टि केवल वहीं अटकी है कि 1937 में आखिर ऐसी क्या समस्या थी कि मस्जिद से निकलकर वल्लभ भाई पटेल को जिबह करना चाहते थे लोग। इस पर चर्चा नहीं होगी, इस पर पर्दा डालोगे तो रोग पकड़ में नहीं आएगा ना। और रोग नहीं पकड़ में आएगा तो गलत दवा खाओगे, फिर तो रिएक्शन हो गई। एक बार अच्छी जांच हो जाए, रोग पकड़ में आ जाए, फिर भ्रामरी करो चाहे अनुलोम विलोम, फिर सब ठीक है। पवन विजय, 1937 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मस्जिद से निकलकर लोग मारना क्यों चाह रहे थे? अब तो ये तथ्य लोगों ने छुपा दिया, मेरे जैसे कुछ लोग इसको खोज लाए। अब मैं चाहता हूं ये भी जनता के पास पहुंच जाए कि कोई तो वजह रही होगी, मस्जिद वाले इनसे क्यों नाराज थे 37 में। 37 में तो विभाजन भी नहीं हुआ था, नोआखाली भी नहीं हुआ था, गांधी जी भी सुरक्षित थे, सब व्यवस्था ठीक थी। पवन विजय,
क्योंकि जिन्होंने पत्थरबाजी की वो नहीं चाहते थे कि भारत का एकीकरण हो, और पटेल के विचारों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, और वो इसके लिए ताउम्र पूरी जो जिंदगी है उन्होंने ये लगा दी। और इस वजह से 1937 में उन पर हमला हुआ, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो हम आज एकता दिवस मना रहे हैं वही एक बिंदु है, जिस बिंदु का आखिरी सिरा आज इनके बयान में हमको झलकता है, खड़गे जी के बयान में हमको झलकता है कि वो जो है सरदार पटेल को लेकर के जो बयान वो दे रहे हैं, और इस बयान का जो मतलब है वो भारत का कहीं कहीं विखंडनकारी एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आज का विषय है उसमें महात्मा गांधी, उसमें पटेल, उसमें संघ, अलग अलग डायमेंशन के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं अभी मुन्ना खान साहब से पूछना चाहता हूं कि ये महात्मा गांधी को मानते हैं, तो महात्मा गांधी ने 27 जनवरी 1948 को बोला कि कांग्रेस अब भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, कांग्रेस अब एक पार्टी के रूप में बदल गई है, कांग्रेस को अब एक लोक सेवक दल के रूप में बदल जाना चाहिए, कांग्रेस को भंग कर दिया जाना चाहिए। तो मुन्ना खान जी आप बताइए, आप गांधी का सम्मान करते हैं, आपने गांधी के उस बात का सम्मान क्यों नहीं किया? सरदार पटेल ने संघ को महात्मा गांधी की हत्या का दोषी नहीं माना, यह लिखित में है, उनके बयानों में है। तो क्या आप सरदार पटेल को गलत मानते हैं? 1963 में गणतंत्र दिवस में संघ को शामिल किया गया, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस निर्णय को आप गलत मानते हैं? अरे भाई, महात्मा गांधी की जो हत्या जिसने की उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। 1000 बार इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आप जबरदस्ती उस चीज को बढ़ाए चले जा रहे हैं। जनता अब इस बात को समझ रही है और आप जनता से कट रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि संघ जो है महात्मा गांधी की हत्या में शामिल था, महात्मा गांधी की जो वैचारिक हत्या कांग्रेस के लोगों ने की उस पर आपका कुछ कहना तो हमने नहीं देखा। उन्होंने गौवध निषेध, उन्होंने मद्य निषेध, उन्होंने नास्ता के सिद्धांत, उन्होंने राम राज्य, ठीक है पवन जी, स्वदेशी कुटीर उद्योग, इन सब की जो बात की उसके विपरीत मुन्ना भाई आएंगे ठीक है पवन भाई, अभी रुकना होगा। अशोक जी, एक बड़ी कठिन बात हो रही है। एक कुछ लोगों का मानना है कि भारत में ठीक है पवन जी, कुछ लोगों का मानना है कि भारत में वोट चोरी का पहला कार्यक्रम तब हुआ जब कांग्रेस के राज्य इकाइयों में से 90% से ज्यादा राज्य इकाइयों ने अपना वोट वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में कास्ट किया। 10% लोग जवाहरलाल जी के पीछे खड़े हुए, 90% खड़े हुए वल्लभ भाई के पीछे, और कांग्रेस ने फैसला बदल दिया। गांधी जी खड़े हो गए, बोले तुम्हें हमारी कसम मान जाओ वल्लभ भाई, हैं ये बालक है इसको दो, नहीं ये दुखी हो जाएगा। क्या? तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, जब आप लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चलाया तो वो कह रहे हैं वोट चोरी का पूर्वज तो वो थे। बोले पहली वोट चोरी तो प्रधानमंत्री के सिलेक्शन में हुई थी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग झगड़ा लगाने में, भ्रम फैलाने में पीएचडी और डिग्री होल्डर, ये पटेल साहब और नेहरू साहब के बीच में भी तोड़ मड़ोड़ करके झगड़े लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अभी संजय भाई को एक गलतफहमी हो गई थी कि मैंने 1923 बोला था, जबकि मैंने 1930 बोला था। 1930 उसमें सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला था, उसमें आरएसएस ने उसका बहिष्कार किया था। दूसरी बात, आपने कहा कि पटेल जी के ऊपर कुछ मुस्लिम संगठन के लोगों ने हमला किया 1937 में। वो हमला किया जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, उसके लोगों ने हमला किया था। अरे किसी ने किया हो महाराज, मुसलमानों ने किया और मस्जिद से किया और तलवार से किया। तीन बातें तो ठीक है, अब वो जिन्ना है, मिन्ना है, टिन्ना है, छोड़ो यार, तीन चीजें तो अखंड हैं, ये तो नहीं बदल सकती। अरे अमिताभ जी मेरी बात हो जाए, निवेदन है। देखिए 1937 में जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के खिलाफ पटेल साहब ने भाषण दिया था। उसी भाषण से क्रोधित होकर के मुस्लिम लीग के लोगों ने पटेल साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया। वो मुस्लिम लीग जिसके बारे में मैं पहले बता चुका था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो जनसंघ स्वामी प्रसाद मुखर्जी जी उस समय उससे मिल करके सरकार बनाए थे, हिंदू महासभा, सॉरी जनसंघ नहीं, हिंदू महासभा। तो उसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी सरकार बनाए थे 3 जगह,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और सिंध में, उसी मुस्लिम ने पटेल साहब पर हमला किया था। अच्छा, तीसरी बात बताओ, पटेल साहब की पूरे जीवन की जो आइडियोलॉजी थी वो जोड़ने की थी। वो उन्होंने 565 रियासतों को जोड़ा, उन्होंने मुल्क का शिल्पी है वो, और वो पटेल साहब की विचारधारा ठीक विपरीत जी आरएसएस ठीक तोड़ने का काम करती है। तो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक जोड़ने वाला व्यक्ति, आ रहे मुन्ना भाई, तोड़ने वाला ठीक है संगठन। अशोक तो भाई, ठीक दोनों है का मेल कैसे हो सकता है जी। आज तोड़ने अशोक वाले जी ने, लोग ठीक है पटेल अशोक साहब भाई, की identity अशोक बना जी ने हिंदू महासभा का जिक्र कर दिया, मेरे दिमाग में एक बल्ब जल गया, बड़ा रोचक बल्ब है। ऐसी जानकारी गूगल पर नहीं मिलेगी गुरु, हाँ कितना भी छान लेना और मेटा को भी लगा देना, तब भी मेटा चेटा सब, बड़ी रोचक जानकारी है। अशोक भाई ने कहा, मतलब इंडिया अलायंस ने कहा, मैं इनके कंठ को इंडिया अलायंस का कंठ मानता हूं कि हिंदू महासभा ने ये किया, पाप किया होगा नहीं किया होगा, हिंदू महासभा वाले डिपेंड करेंगे। लेकिन उसी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे मित्र स्वामी चक्रपाणी को अशोक जी की रिश्तेदारी वाली पार्टी मुन्ना खान की पार्टी ने लखनऊ से टिकट दे दिया। जब टिकट दे दिया तो विश्वनाथ चतुर्वेदी और कुछ लोग सक्रिय हुए, अहमद पटेल के पास गए, बोले क्या कर दिया, बर्बाद हो जाएंगे, कहां मुंह दिखाएंगे। बोले किसको दे दिया, बोले चक्रपाणी जी को दे दिया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के। क्या तब पूरी शाम सक्रिय रहे अहमद भाई, थैंक्स टू अहमद भाई, तब जाके उम्मीदवार बदला। महाराज नानी के आगे ननिहाल करना बताओ, हमको सब पता है। तब समझ नहीं आया था हिंदू महासभा क्या कर रही थी। अब पूरा इतिहास पता है कि जब महाराजा जनक के समय और दशरथ के समय क्या हो रहा था, तब नहीं समझ में आया। तब तो टिकटियां दे दी थी इनको, फिर उनसे छीनी टिकट, और फिर किनको दी वो भी बता दें। मुन्ना भाई मौज है तो पूरी मौज लो। तब किसको टिकट दी, आज वो भी आपके साथ नहीं मन से, वहां भी तनातनी है। खैर मुन्ना खान साहब, मसला वही है, जिसको देश की जनता वोट देकर अपना आशीर्वाद दे रही। लोकतंत्र में तो एक ही थर्मामीटर है, दूसरा कोई थर्मामीटर पैदा ही नहीं हुआ, एक ही थर्मामीटर जनादेश। इसके अलावा सारी बातें मेरे लिए किस्सा कहानी है, क्या टॉम एंड जेरी है सारी बातें। मूल बात है जनता ही जनार्दन है, और जनार्दन ने किसके माथे तिलक लगाया, मैं केवल इतना जानता हूं। जिसको जनता ने चुनकर भेजा और जिनको जनता ने सत्ता से वंचित कर दिया, वो वंचित लोग जनता के जनादेश पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। अगले जनादेश की तैयारी कर सकते हैं, अगले इम्तिहान की। जो फेल हो गए वो फर्स्ट आने वाले बच्चे को गाली दे रहे हैं, जबकि करना ये चाहिए कि अगले इम्तिहान की तैयारी करो ताकि अगली बार आप भी पास हो जाओ। मुन्ना भाई नहीं, अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी। जी स्वागत है जी। अभी हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा, आपने सवाल किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे, तो अशोक यादव जी ने जवाब दिया कि वो मुस्लिम लीग के लोग थे। आप कहते नहीं, छोड़ो महाराज, मुस्लिम तो थे। अमिताभ जी, हम बाय चांस नहीं, हम इस देश में बाय चॉइस हैं। 47 में हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान जाओगे या हिंदुस्तान में रहोगे। हमने कहा कि हिंदुस्तान को हमने लहू से सींचा है और हमारी कवरेज यही बनेगी। और आज आप कह रहे हो कब वो मुसलमान, संजय भाई रुक जाओ। आप उन मुसलमानों की तुलना उन पाकिस्तानी मुसलमानों की तुलना हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से करते हो और उनको श्रेय दे रहे हो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। अरे जनाब, 14,640 उलमाओं ने शहादत दी है इस देश को बचाने के लिए। बताइए संगी, इनके कितने लोग वहां पे शहीद हुए? बताइए दलाल कितने लोग इनके वहां दलाली कर रहे थे? संजय जी, क्या इन्होंने शहादत दी? क्या उन्होंने पत्रकारिता की नहीं की? टेंशन में पले नहीं पले? आप उस कौम पे आवाज उठा रहे हो जो कौम हमेशा से शहादत के लिए, देश के लिए। ठीक है मुन्ना भाई, अब रुकना होगा, अब ठीक, अब समय कम है, दफन होने, ठीक है बिल्कुल। हमारा ईमान है, हाँ, यही इसी मिट्टी में खेलना है, इसी में पैदा होना, इसी में दफन होना, ये सब पर लागू है। बिल्कुल ठीक बात की मुन्ना खान सर। लेकिन एक बात मैं कह के संजय जी के पास जाऊंगा, बाकी जो कहना बात में कहूंगा। अशोक जी ने जो बात कही कि वो एक जो
100-200 लोगों का गिरोह निकला था, उसमें कैसे पड़ताल की अशोक जी ने। अभी मैंने जब तक ये तथ्य नहीं सामने रखा था तब तक तो भारत के किसी कोने में मैंने इस तथ्य पर ही चर्चा नहीं सुनी। नहीं, दिखा दो कोई वीडियो कहीं आर्टिकल। इतनी सस्ती बात कहूंगा क्या कि चौराहे पर बिक रही हो वो चूरन की तरह? नहीं ना। 37 में वल्लभ भाई पटेल पर हमला हुआ, यही नहीं पता लोगों को। अब अशोक जी ने उनकी शिनाख्त बता दी, बोले नहीं हम पता कर लिए वो लोग मुस्लिम लीग के थे। कैसे पता कर लिए भाई? और किसी लीग के हो? मस्जिद से हमला हुआ, मुसलमानों ने हमला किया। इन दो तथ्यों को कोई काट सकता है माइका लाल? और एक बात जो मुन्ना भाई ने कही, संजय भाई आपके पास आ रहा हूं, उसमें एक तथ्य साफ हो जाना चाहिए, बिना किसी झिझक के साफ होना चाहिए। न दैन्यम न पलायनम, बिल्कुल साफ होना चाहिए। उनने कहा हम बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं। ठीक बात है, मैं इस भाव का सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ ये तथ्य भी सत्य है कि जिन्होंने जिन्ना को कंधे पर बैठाकर जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, वो पाकिस्तान बन जाने के बाद बनवाने में सबसे आगे रहे, उसके बाद गए नहीं। क्यों? वोटिंग की आपने जिन्ना के लिए। 90% मुसलमानों का वोट जिन्ना के लिए हुआ। भारत विभाजन पर में जिन्ना को कंधे पर बैठाकर घुमाया, जबकि जिन्ना उसका मांस भी खाता था जिसका मांस फोटो में देख लें आप लोग तो दंगा हो जाए। और 5 टाइम शराब भी पीता था नमाज की जगह, और सिगारेट तो 24 घंटे पीते थे। जिनकी एक पीढ़ी पहले भी सब हिंदू थे, बाबा भी और नाना भी। उन जिन्ना को कंधे बैठा के आपने घुमाया लोगों ने, और बाद में वो लोग गए नहीं। इसके पीछे कुछ तो खेल हुआ होगा। मैं रात तक ये कैंपेन करूं कि अशोक भाई चलना है, दूसरे शहर चलेंगे, अब यहां नहीं रहेंगे, आजमगढ़ नहीं रहेंगे क्या? और जब जाने की बात आ जाए तो कोने हम यहीं रहेंगे। तो कोई तो रणनीति रही होगी। इतिहास है मित्र, इसको कोई माइका लाल चेंज नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में सबसे ज्यादा नारे लगाए, वोट दिया, भारत को विभाजन के चौखट तक जो लोग लेकर आए, वो किस साजिश के तहत फिर पीछे रह गए, हट गए? कोई तो कारण रहा होगा, वो भी समझना होगा, वो भी जानना होगा। संजय सिंह जी, आपने सुना, लोगों को रिस्पॉन्ड करिए। जी जी, देखिए बहुत बड़ी डिबेट है। मुन्ना खान साहब से एक मैं बात पूछना चाहता हूँ। मुन्ना खान, आप नहीं तो पूछो नहीं, अपनी बात कह दो, मुसलमान तो मुसलमान होता अपनी है। बात कह दो। जी जी, जहां तक सरदार पटेल जी पर जो आक्रमण हुआ जो 1937 में, वो ना जिन्ना के आदमी थे ना थे, वो सब मुसलमान थे। और सरदार पटेल गांधी जी की अपनी उनकी आत्मकथा में भी लिखा है कि किस तरह से मौलाना आजाद जैसे बड़े मुस्लिम नेता उनके खिलाफ गांधी जी के कान भरते थे। इससे सरदार पटेल तंग आ चुके थे। दूसरी बात, मुन्ना खान भाई, आपने नाम सुना होगा शाह इस्माइल का। मैं इससे जोड़ता हूं, शाह इस्माइल का नाम सुना होगा, शाह वलीउल्लाह का पोता। हिंदू नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे, भले ही ना बोले। शाह इस्माइल और सैयद अहमद साहब बरेलवी, ये नाम आप सब जानते होंगे। ये महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ जिहाद लड़ने गए थे यूपी रायबरेली से। क्यों गए थे, क्या मामला था? तो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है मुन्ना खां भाई। और आपने गांधी जी का साथ नहीं दिया, 1937 तक थे। उसके बाद जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने पग्घी खींची जिन्ना की 1942-43 में, यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के गांव-गांव जाके कांग्रेस को कहते थे ये हिंदूवादी पार्टी है, अगर हिंदुओं की सरकार बन गई आजादी के बाद तो मस्जिदों में गाय बांध दी जाएंगी। तब ना भाजपा था ना संघ था, मुसलमान कांग्रेस को हिंदू पार्टी कह के प्रचार कर रहे थे। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको लियाकत अली खान कहा था कि ये हमारा वैचारिक शस्त्रागार है, वो सब यहां रह गए। और अशोक भाई, आपने तो वो तौकीर रजा जिसको महाराज जी ने भी गिरफ्तार कराया, आपने उसको क्या बनाया था? उपाध्यक्ष आयोग का। और उस तौकीर रजा के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, यही बरेलवी पूरी जमात सुन्नियों की, इन्होंने जिन्ना की पालकी उठाई थी। एक एक बरेलवी भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है।
मैं नाम बता दूं, ठीक। देवबंदियों में आधे देवबंदी जिन्ना के साथ थे। और एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं अमिताभ जी भाई साहब, 1946 के आसपास देवबंदियों बरेलवियों के बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है और उसमें यह बात आती है, उसमें देवबंदी कहते हैं कि बर्रे सगीर को तकसीम कराना अभी जल्दबाजी होगा। और क्यों जल्दबाजी होगा? देवबंदियों ने कहा कि अभी हम हिंदुओं को दावत नहीं दे पाए हैं, दावत मतलब हिंदुओं का कन्वर्जन इस्लाम में नहीं करा पाए हैं। अगर बर्रे सगीर तकसीम हो गया तो अब उसके बाद हमें दिक्कत जाएगी। वो दिक्कत अब आज इनको सामने दिख रही है। ये बौखलाहट है। मोदी जी और योगी जी का अवतार आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। संघ का अवतार आप लोगों के जो मंसूबे हैं भारत को टुकड़े टुकड़े करके खत्म करने का, उसके लिए वो चट्टान की तरह खड़े हैं। इसलिए आप ठीक है संजय भाई, अब रुकना होगा, अब समय खत्म है। संजय भाई अब रुकना होगा। आप तो फुट सोल्जर है उनके, आप उनके फुट सोल्जर है, आपको सत्ता का टुकड़ा चाहिए। ठीक है संजय भाई, बात आ गई आगे। मूल विषय ये, वो आज के बहस का विषय नहीं था, लेकिन अब आ गया तो उस पर एक टिप्पणी होनी चाहिए निर्णायक तौर पर। हिंदुस्तान के जिस हिस्से के मुसलमानों ने सबसे ऊंची आवाज में जिन्ना जिन्ना चिल्लाया, जिन्होंने अपने कंधे पर जिन्ना की पालकी घुमाई, वो लोग एट द 11th आवर किस षड्यंत्र के तहत रुक गए? इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए। जो विभाजन कराने में लगे थे वो एक रात में साधु हो गए। ना जी ना, इतने बौरे थोड़ी ना है मान लेंगे, कोई नहीं मानेगा। कुछ तो खेल रहा होगा। बात वल्लभ भाई पटेल से शुरू हुई थी। मुन्ना खान साहब ने कहा कि भारत रत्न देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर इतनी बड़ी बात नहीं थी तो नेहरू जी को क्या जल्दी थी कि अपने आप खुद को भारत रत्न दे दे? इंदिरा जी को क्या जल्दी थी खुद को भारत रत्न खुद ही दे दे? क्या जल्दी थी? दूसरे को देने देते। कोई अपना पुरस्कार खुद लेता है क्या? नहीं ना। लेकिन इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के मन में, हृदय में एक देवता की तरह स्थान रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न के लायक नहीं माना। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस से दो दो हाथ करके बाहर आए, विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री हुए भाजपा और वामपंथियों के सहयोग से। इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने, राजीव गांधी ने इस योग्य नहीं माना वल्लभ भाई पटेल को कि इनको भारत रत्न दे दे। यह काम उस नरसिंह राव के समय में हुआ जिस नरसिंह राव को 10 जनपद की छाया हासिल नहीं थी। 10 जनपद और राव साहब में ऐसा था। पार्टी अलग हो गई थी, तिवारी कांग्रेस। गांधी नेहरू परिवार की प्राइम मिनिस्टरशिप में वल्लभ भाई पटेल को कोई सम्मान नहीं मिला। यह तथ्य है, इसको कोई माई का लाल झुठला नहीं सकता। कोई सम्मान नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तमाम छोटों छोटों को भारत रत्न मिल दे दिए। अगर नरसिंह राव नहीं आए होते तो मुझे लग रहा है फिर मोदी जी के समय में भारत रत्न मिलता वल्लभ भाई पटेल को। आपको क्या तकलीफ है? अगर देश ने 26 जनवरी की तर्ज पर, गणतंत्र दिवस की तर्ज पर वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने का निर्णय ले लिया है, अच्छी बात है। वल्लभ भाई पटेल का योगदान गणतंत्र दिवस से कम नहीं है, उसके समतुल्य ही है। 26 जनवरी को हमने संविधान स्वीकार किया, लेकिन भारत गणतंत्र बना कैसे? वो वल्लभ भाई पटेल के कारण बना। नहीं तो संविधान कहां बनता और कहां लागू होता? जूनागढ़ अलग, भोपाल अलग, अवध में अलग गाना बजाना चल रहा। हैदराबाद वाले वो छोटे वाले 4 फुट के नवाब है, वो अलग बीड़ी पी रहे। कम लोगों को पता होगा वो सिगरेट के टोटे में भी पी लेते थे। हालांकि हैदराबाद के नवाब विश्व के सबसे समृद्ध आदमी कहे जाते उस दौर में, लेकिन उनकी एक खासियत थी, मेहमान चले जाते थे ना जब अशोक भाई उनके यहां खा पी के, तो जो सिगरेट छोड़ जाते उसके टोटे पी लेते थे लेके। वो ये वल्लभ भाई पटेल ही थे
जिनके देख लेने भर से वस्त्र बदलने पड़ जाए नवाबों को, बोले ये खराब हो गया, अब दूसरे लाओ। एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे बताया कि बड़ा रोचक प्रसंग है कि वल्लभ भाई गृह मंत्रालय में उस पर बैठते थे, एक दीवान टाइप, छोटा तखत टाइप है ना, लकड़ी का, उसमें गद्दा और फिर चारों तरफ गांव तकिया, उस पर बैठते थे ऊपर पैर करके। सामने एक सेंट्रल टेबल रहती थी। संजय भाई सुन लीजिए, आप तो वैसे भी बड़ा खोजी व्यक्ति हैं, तो और सामने एक कुर्सी रहती थी उस टेबल के पार, और टेबल पर दो चीजें रहती थी अशोक भाई। वल्लभ भाई लंबे संघर्ष, वैचारिक बहस में नहीं उलझते थे कभी ना। पता लगा जी जूनागढ़ का नवाब आए, आइए आइए नवाब साहब आइए आइए, हैं आ गए। मिठाई रखी है एक तस्तरी में और एक डंडा रखा छोटा, प्रतीकात्मक। मारने पीटने के लिए तो लाठी चाहिए, नहीं डंडा। क्या वो समझ जाता था नवाब कि अब हमको क्या करना है। कहते नवाब साहब मिठाई लीजिए, और मिठाई नहीं ले तो फिर समझ जाते थे नवाब साहब कि यहां से निकलना संभव नहीं। तो वो बन के तैयार रहता था। कृष्णा मेनन ड्राफ्टिंग करते थे विलय का पत्र, उनको कहा जाता था दो नवाब साहब को, और नवाब साहब हाँ हूं भी बोलने की स्थिति में नहीं रहते थे, दस्तखत करते थे और कोर्निश करते हुए निकल जाते थे। तब यह देश एक हुआ है मित्र, यूं ही नहीं एक हो गया। इसलिए यह सवाल हमेशा मौजूद रहेगा कि चाहे पटेल हो चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, हमने इनको सम्मान देने में कोताही क्यों बरती। इनसे बहुत छोटे कद और हैसियत वाले लोगों को हमने भारत रत्न दे दिया, उसके बाद भी इनकी सुध नहीं आई। आज अगर देश वल्लभ भाई को इस ढंग से याद कर रहा है तो यह वाजिब है, औचित्यपूर्ण है। किसी भी कृतज्ञ राष्ट्र को अपने वल्लभ भाई पटेल का योगदान बिस्मार्क से कम नहीं है विश्व के इतिहास में। वो भारत के बिस्मार्क हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं बिस्मार्क से भी आगे हैं कहीं कहीं। उनके लिए इस देश का माथा झुकना ही चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।